आप अगर कन्वर्जिंग मिरर को देखोगे तो ये मान लो अगर कन्वर्जिंग मिरर है आपका, इसकी इनर सरफेस को आपने पॉलिश किया, अगर आपने इसकी आउटर सरफेस को पॉलिश किया इस तरीके से, तो जब पैरेलल इंसिडेंट रेज गुजारी आपने, इससे पैरेलल इंसिडेंट रेज ऐसे आ गई है ना, ये जो पैरेलल इंसिडेंट रेज आ रही है, ये जो पैरेलल इंसिडेंट रेज आएंगी, दीज आर इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग इन नेचर। इन कन्वर्जिंग इन नेचर मतलब ये सब क्या होंगी, ऐसे इंटरसेक्ट हो जाएंगी, ये वाली इधर। तो अगर ये कन्वर्जिंग नेचर की दे रहा है, इसका मतलब आपने अच्छे से कल की क्लास, लास्ट क्लास में देखा था कि अगर रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्जिंग नेचर की हैं तो आपको जो यहाँ इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वो रियल बनेगी। तो ये जो फोकस मिलता है इसको बोलते हैं फोकस। तो जो फोकस आपको मिलता है यार बच्चा, वो कैसा मिलता है, रियल मिलता है, ठीक है ना। तो फॉर कन्वर्जिंग मिरर वी गेट अ रियल फोकस, ठीक है ना। जबकि अगर मैं डाइवर्जिंग मिरर की बात करूं, डाइवर्जिंग मिरर में मतलब इसी तरीके की आप इनर सरफेस को पॉलिश कर दो इस बार, इनर सरफेस को अगर आपने जैसे ही पॉलिश किया, पैरेलल रेस गुजारी, अब की बार दोबारा लाए पैरेलल रेस, अगर ये सभी पैरेलल रेस को आपने इंसिडेंट कराया तो ये सभी रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएंगी, रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएंगी इन केस ऑफ डाइवर्जिंग नेचर, लाइक दिस एंड लाइक दिस। इसको पीछे मिलाओगे, इसको पीछे मिलाओगे ऐसे गई, और ये भी इसको पीछे जब मिलाओगे आप तो ये भी यहाँ गई। तो आपको दिख रहा है इस बार जो नेचर है, इस बार जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कैसी है, डाइवर्जिंग नेचर की। तो अगर रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग नेचर की होती हैं तो हमारे पास जो इमेज है वो कैसी कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। और ये जो फोकस हो जाएगा, ये जो फोकस है ये कैसा बन जाएगा, वर्चुअल फोकस बन जाएगा। तो ये जो बात बताई जा रही है वर्चुअल फोकस और रियल फोकस और इमेज का फॉर्म, ये सब बताया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू पैरेलल इंसिडेंट। क्लियर। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं। तो अगर मैं किसी भी ग्लास सरफेस को पॉलिश कर दूं, किसी भी ग्लास सरफेस को अगर आप पॉलिशिंग कर देते हो, तो पॉलिश करने पर दो कंडीशन से पॉलिशिंग होता है, या तो आउटर सरफेस पे पॉलिशिंग होगी या इनर सरफेस पे पॉलिशिंग होगी। आउटर सरफेस पे पॉलिशिंग को कन्वर्जिंग मिरर या कॉनकेव मिरर कहा जाता है, और इनर सरफेस की पॉलिशिंग को डाइवर्जिंग मिरर या कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। अब इनकी फोकस के बारे में बात करा जाए तो अगर कोई पैरेलल इंसिडेंट रेस गुजारी जाती है, अगर कोई पैरेलल इंसिडेंट रेस गुजारी जाती है, इस केस में कन्वर्जिंग मिरर के केस में, तो सभी की सभी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जिंग रहती हैं और वो एक पॉइंट पे मीट होती है जिस पॉइंट को अपन फोकस कहते हैं। और कन्वर्जिंग मिरर के केस में हमें रियल फोकस मिलता है, जबकि डाइवर्जिंग मिरर के केस में हमें वर्चुअल फोकस मिलता है। नाउ लेट अस सी द इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है ना। नाउ discuss about the para-axial incident rays. ठीक है ना। What is the meaning of para-axial incident rays? ऐसी इंसिडेंट रेस जिनका जो जिस ऑब्जेक्ट से निकल रही हो वो ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल, if this for very tiny objects the rays is incident या जिस भी राइजेस हो रेज हो रही हैं किसी भी ऐसे टाइनी ऑब्जेक्ट से, बहुत ही स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पैराएक्सियल इंसिडेंट रेज बोलते हैं। या फिर ऐसी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में हो उनको पैराएक्सियल इंसिडेंट रेज कहते हैं। एंड दिस फोकस इज ओनली डिफाइंड फॉर पैराएक्सियल रेज। सो जरा लिखते हैं पैराएक्सियल रेज क्या होता है। पैराएक्सियल रेज है इंसिडेंट रेज which are very close to principal axis, है ना, of spherical mirror are called
पैरा एक्सियल इंसिडेंट रेज, ठीक है ना। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है बच्चा, पैरा एक्सियल इंसिडेंट रेज होता क्या है? ऐसी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में हो वही क्या देंगी आपको? पैरा एक्सियल इंसिडेंट रेज देंगी। अब जरा जैसे कि देख लो, अगर मैं आपको ये एक मिरर लूं, अगर ये एक मिरर लेता हूं और मैं बोलूं इसकी आउटर सरफेस को पॉलिश किया गया, इसकी अगर आउटर सरफेस पॉलिश की गई, दैट मीन्स ये मिरर कैसा है? ये मिरर है आपका कॉन्वर्जिंग मिरर या फिर कॉनकेव मिरर। अगर इस कॉनकेव मिरर में, अगर इस कॉनकेव मिरर में ये जो एक्सेस हम मिलाते हैं, जो पोल को कट करते हुए बाइसेक्ट जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक एक्सेस या फिर प्रिंसिपल एक्सेस। दिस इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। अब मतलब मिरर और पोल को मिलाने वाली जो भी लाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। अगर यहां से कोई भी रेज जो प्रिंसिपल एक्सेस के बहुत पास में है, जो प्रिंसिपल एक्सेस के बहुत पास में है, उसको हम कहते हैं पैरा एक्सियल रेज। दीज रेज आर पैरा एक्सियल रेज। और जो फोकस डिफाइंड होता है, जो फोकस डिफाइंड होता है कि हमें बताया जाता है कि जब रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज ऑलवेज पासेस फ्रॉम, it is always passes from the focus of this point, ठीक है, फोकस ऑफ द मिरर। लेकिन अगर कोई मार्जिनल रेज है, मार्जिनल रेज का मतलब हुआ इफ द रेज इज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट इज पासिंग बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द फोकस ऑफ द मिरर, लाइक दिस, ठीक है। तो ये फोकस को कभी डिफाइन नहीं करती, तो इसीलिए हमारा लॉजिक गड़बड़ा जाता है और हमसे बोला जाता है क्या कि यार जो आपने फोकस निकाला है ना एफ, कि प्रिंसिपल एक्सेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस ऑलवेज फोकस से गुजरती हैं, तो वो गुजरती है सिर्फ उसके लिए, पैरा एक्सियल रेज के लिए। और पैरा एक्सियल रेज वेरी क्लोज तभी होगी जब ऑब्जेक्ट क्या होगा? बहुत छोटा होगा। सो डू डियर स्टूडेंट, समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए यहाँ पर कि पैरा इंसिडेंट रेज ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस अगर होंगी तो फोकस से पास होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग फ्रॉम द फोकस, एंड दिस कॉन्सेप्ट या दिस स्टेटमेंट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पैरा एक्सियल इंसिडेंट रेज। तो नोट पॉइंट यहां पर ये है, नोट पॉइंट ये है, फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is only defined for para-axial rays. ओके अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस से, हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए डाइवर्जिंग मिरर होता, डाइवर्जिंग मिरर का केस ले लेते हैं, और अगर डाइवर्जिंग मिरर होता तो क्या होता है, जैसे कि ये डाइवर्जिंग मिरर है और इस केस में अब इनर सरफेस को पॉलिश किया गया, अगर इनर सरफेस को पॉलिश किया जाएगा ऐसे, अब पैरेलल इंसिडेंट रेज आ रही, अब पैरेलल इंसिडेंट रेज आई जैसे ये, और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस एंड पैरा एक्सियल। अगर ये रेज पैरेलल पैरा एक्सियल है, अगर ये रेज पैरेलल एक्सियल है, तो जब ये जब रिफ्लेक्ट होगी ना, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें ऐसा अपीयर हो रहा होगा ये कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है ना। लेकिन अगर तुमने कोई मार्जिनल रेज ले ली, अगर तुमने कोई मार्जिनल रेज ले ली, तो ये मार्जिनल रेज आपको फोकस से ना होते हुए फोकस के बिहाइंड नजर आएगी, लाइक दिस, ठीक है ना। सो दोनों ही केस में आप ये देखो कि एक पॉइंट जो है वो फोकस पे बन रहा है और दूसरा पॉइंट जो है वो फोकस के अपोजिट डायरेक्शन में या उसके पीछे बन रहा है। अगर ये फोकस है तो इस केस में इमेज यहां बन रही है, सो दिस इज नॉट अ फोकस। तो फोकस सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किसके लिए होता है? पैरा एक्सियल रेज के लिए होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये बात। लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्फेरिकल मिरर के केस में, कि सबसे पहले हम बात करते हैं यार मिरर होता कितने तरीके के हैं। तो दो तरीके के, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है ना। तो देखिए जरा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर।
Okay, so dear student, the first case is when object is placed at infinity. जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हो या इनफाइनाइट पे रखा हो, तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है बच्चा, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, अगर कॉनकेव मिरर की बात करी जाए तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, ठीक है। इसकी आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया गया, इसकी आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया गया, और आपको बोला गया कि प्रिंस ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे। लास्ट क्लास को याद करिए, आपको बताया गया है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो जो रेज होती है, इंसिडेंट रेज होती है, वो कैसी होती है, पैरेलल रहती है। तो यहाँ पर भी जो इंसिडेंट रेज आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल इंसिडेंट रेज आएंगी। और अभी आपने देखा कि सर ने अभी आपको बताया है कि जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सेस, जो भी रेज पैरेलल इंसिडेंट रेज, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होती है वो ऑलवेज कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। तो यहाँ पर बच्चा ये सारी रेज आपको फोकस से पास होती है नजर आएंगी, लाइक दिस, लाइक। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी ना, इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। कहां पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। अच्छा, एक तो फोकस पे बनेगी, दूसरी बात है कैसी बनेगी, तो बहुत स्मॉलेस्ट बनती, बहुत छोटी। तो इट इज हाईली डिमिनिश्ड। अब क्या रियल बनेगी, तो हाँ रियल बनेगी, क्यों, क्योंकि ये जो रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कन्वर्जिंग दे रही, तो इट इज रियल, इट इज रियल। ओके, मेरी बात समझ में आती है। तो आप देखिए यहाँ पर जो इमेज होती है वो कहां पर बनती है, फोकस पे बनती है, हाईली डिमिनिश्ड होती है, डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटी होती है, और रियल बनती है। केस 2 देखते हैं। केस 2 देखते हैं, केस 2 क्या है, केस 2, केस 2 कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द, मतलब कुछ दूरी पर रख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहे, लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस पे रहे। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है धीरज, इट इज इन्वर्टेड, उल्टी भी बनेगी। लेकिन ये इतनी छोटी होती है ना, ये इतनी छोटी होती है कि इतना जान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन्वर्टेड पॉइंट को मैंने नहीं यहाँ पे मेंशन किया। इसको यहाँ पर देख सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, center of curvature at a finite distance from mirror, finite distance from mirror. So let us see, अगर आप मिरर के पास, मतलब यही कॉनकेव मिरर लिया गया, और इस केस में इस कॉनकेव मिरर को, बेटा ये केस पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार रिवीजन हो रहा है आपका, और अगर आपको नहीं आता है तो आप एक बार देख लो सारे केसेस को अच्छे से, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। ये एक ऑब्जेक्ट मिरर हो गया। अब की क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो इस केस में, जैसे कि मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा इस मिरर का, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ कहीं रखा हुआ है, ठीक है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो अब भैया क्या होगा, अब फिर से वही लॉजिक लगेगा, एक रेस जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस जाएगी, लाइक दिस, एक रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस जाएगी। जो रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस जाएगी वो फोकस से पास हो रही होगी, वो फोकस से पास हो रही होगी, लाइक दिस। और एक रेस जो है, एक रेस बच्चा जो है वो जाती है डायरेक्ट, मान लो ऐसे जाएगी, और अगर इसको मैं वापस मिलाऊंगा, इसको मिलाऊंगा, तो यहाँ कहीं हमें इमेज मिलेगी। So that means the image is formed between the center of curvature and focus of this point.
ठीक है ना। ये अगर फोकस है, ये अगर फोकस है तो यहां पर इमेज बनेगी, यहां इमेज बनेगी। सो इमेज कैसी बन रही है, इस बार उल्टी बन रही है, इस बार उल्टी इमेज बन रही है। तो भैया यही बात बताना था। रियल बनेगी तो हाँ भैया रियल बनेगी, क्योंकि कन्वर्जिंग नेचर है। डिमनिस्ड होगी, हाँ भैया छोटी भी बनेगी, छोटी भी बनेगी, रियल भी बनेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्वर्टेड बनेगी। तो यहां पर मैं बोलूंगा इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड between center of curvature, center of curvature and focus, focal point। पहली बात तो ये। दूसरा है इमेज इज, इट इज हाईली, इट इज डिमनिस्ड, इट इज डिमनिस्ड, डिमनिस्ड का मतलब छोटा, डिमनिस्ड, रियल, इट इज रियल, and it is inverted, it is inverted। ठीक है भैया, उल्टा भी बनेगा भाई, बोलना पड़ेगा। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे लेके जाते हैं। तो अब मैं आपको यहां से समझाता हूं आगे की बात को। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो क्या होता है, अगर, अब जल्दी जल्दी देख लो, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो क्या होगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात थी। अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, और रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के, फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, जैसे कि यहाँ कहीं, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो यहां पर कैसा होता है, आप देखो, एक रेस तो ऐसे जा रही, एक रेस तो ऐसे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी फोकस से, ठीक है। दूसरी रेस क्या होगा, डायरेक्टली इंसिडेंट करेगी पोल ऑफ द मिरर में, पोल ऑफ द मिरर पे डायरेक्टली अगर इंसिडेंट कर रही है, डायरेक्टली इंसिडेंट करी, तो जब इसको मिलाओगे ना तो यहां कहीं इमेज मिलेगा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये ऐसे बनेगी, तो यहाँ कहीं इमेज बनेगी इरेक्ट। इस बार देखो ना, इस बार इन्वर्टेड मिलेगी, इनलार्ज मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी, इनलार्ज मिलेगी, जबकि इस केस में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है भैया, ये जो लाइन है ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो मान लेते हैं ये कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। इस केस में भी हमारे पास जो मिरर लिया गया है वो कॉनकेव ही मिरर है। तो बच्चा ये जानने वाली बात थी कि अगर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज कैसी बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज की बनेगी। लेकिन इधर अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और बड़ी बनेगी। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके केस में फोकस पे रखा तो लाइट इज ऑलवेज फॉलोज द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी मतलब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पे बनी थी, तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज जो है वो कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ये याद रखने वाली बात है, इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी। ठीक है यार भैया, आगे की पॉइंट्स देखो। ठीक है, अब एक पॉइंट और है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो ये प्लेन मिरर, ये स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर में कोई ये फोकस है, ये पोल है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि यही एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें कॉनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज देता है, इरेक्टेड देता है। तो क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका
ऐसा है कि मान लीजिए पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो एक लाइट रे ऐसे जाएगी जो आपकी फोकस से होती हुई नजर आ रही है, दूसरी लाइट रे ऐसे जाएगी, ये ऐसे नाती हुई नजर आएगी। जब इन दोनों को आप पीछे मिलाओगे ना, इन दोनों को आप पीछे मिलाओगे तो यहाँ कहीं इमेज फॉर्म होगी। तो इस बार इमेज जो है ना वो कैसी मिल रही है आपको, वर्चुअल मिल रही है। क्यों वर्चुअल मिल रही है? क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर। तो अगर डाइवर्जिंग नेचर होगा तो इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्टेड बनेगी, इनलार्ज बनेगी। समझ में आ रही बात? वर्चुअल होगी, इरेक्टेड होगी, इनलार्ज होगी एंड इनलार्ज होगी। अच्छा भैया आगे अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में यार ज्यादा कुछ होता नहीं है, पता? सबसे अच्छी बात है केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, पहला केस। तो भैया आपकी क्या करना है, अब की इधर वाली इनर वाली सरफेस पर पॉलिश कर देना। इनर वाली सरफेस पॉलिश हो गई, ये हो गया। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे मतलब पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी तो कहां से पाते नजर आएंगी, हमें ऐसा नजर आएगा कि फोकस पे इमेज बन रहा है। कहां पे बन रहा होगा? फोकस पे इमेज बन रहा होगा। जैसे कि ये पैरेलल रेज आई, ये आई, तो ये जब हिट होंगी, हिट होने के बाद हमें ऐसा फील हो रहा होगा कि यार ये जो रेज है वो कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, लाइक दिस। और आपको ऑब्जेक्ट जो है, जो इमेज है, वो कहां पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। याद रखो। तो हमेशा याद रखना, चाहे पैरेलल इंसिडेंट रेस कन्वर्जिंग मिरर में हो या डाइवर्जिंग मिरर में हो, हमेशा इमेज कहां पर बनती है, फोकस पे बनती है। कैसी बनती है? डिमनिस्ड बनती है। ठीक है यार। लेकिन इस केस में, उस केस में रियल बनी थी, यहाँ कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। क्यों? क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकल पॉइंट, इट इज वर्चुअल एंड इट इज डिमनिस्ड। ओके, सो इमेज इज वर्चुअल, डिमनिस्ड, diminished and 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 virtual diminished or formed at focal point। बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। केस सेकंड क्या कहता है? केस सेकंड कहता है when object is placed at a finite distance, when object is placed at finite distance। अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास में रखा है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास में रखा है, जैसा कि ये मान लो मिरर है और इसको अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया गया, पॉलिश करने के बाद अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ कहीं रख दिया बहुत पास में, तब क्या होगा? वही सेम सिचुएशन कि भैया एक रेस तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई तो वो फोकस से आती हुई नजर आ रही होगी, फोकस से आती हुई नजर आ रही होगी। ठीक है भैया। दूसरी रेस को आप ऐसे गुजार दो, डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट करा दो। तो डायरेक्ट अगर किसी को पोल पे इंसिडेंट कराते हो तो जिस एंगल से इंसिडेंट होता है उसी एंगल से। इस दोनों को पीछे बढ़ाने पर, इन दोनों को पीछे मिलाने पर आप देखोगे कि यहाँ कहीं इंटरसेक्शन हो रहा होगा। जहां पे इंटरसेक्शन होगा वहां आपकी इमेज बनेगी। तो यहाँ इमेज बनेगी। तो ये कैसी इमेज बन रही है? इरेक्टेड बन रही है, छोटी बन रही है इससे। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। इमेज कहां बनेगी? बिटवीन फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, छोटी बनेगी और इरेक्टेड बनेगी। मतलब फोकस एंड पोल के बीच में, बिटवीन वर्चुअल एंड इरेक्टेड। बहुत बढ़िया, बोलना पड़ेगा भाई, इरेक्टेड। ठीक है, ठीक है भैया। चलिए
डन। चलिए, आप अगर ये समझ गए, इमेज फॉर्मेशन समझ गए, तो अब बस और कुछ नहीं करना है, आपको बस ये यूज करना है फॉर एनालिसिस ऑफ केस वन, ये वाला इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए या कॉनकेव मिरर के लिए, ये पता होना बहुत जरूरी है बच्चा। हाँ, आगे की बात सुनते हैं। एनालिसिस करने जा रहे हैं, एनालिसिस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो बच्चा, इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ स्फेरिकल मिरर आइदर अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स, आपको सबसे पहली चीज या क्या करना है, सबसे पहला दिमाग लगाना है, मिरर फॉर्मूला यूज करना है। सो आई डोंट वांट टू डिस्कस द डेरिवेशन बिकॉज डेरिवेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपटीशन क्लासेस, द इंपॉर्टेंट इज formula. So what is the mirror formula? Mirror formula is 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 by f. 1 by v plus 1 upon u is equal to 1 by f. इसको और भी कई तरीके से लिखा जा सकता है, कई तरीके से। जैसे याद करेंगे तो हम समय बचा सकते हैं, हम टाइम बचा सकते हैं। जैसे v is equal to uf upon u minus f, u is equal to vf upon v minus f, and last one is a f is equal to u v upon u plus v. तो अगर इनमें से कोई भी आपसे पूछा जाएगा तो यू कैन वेरी इजली सॉल्व विद दिस इक्वेशंस। आपको बार बार हमें यहाँ नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। हम u, अगर f पूछा गया है तो u और v की वैल्यू इसमें डाल के तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। u पूछा गया है तो इसमें डाल के vf की वैल्यू, और u पूछा गया तो इसमें। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर आप मिरर फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं ना, मिरर फॉर्मूला आप यूज करने जा रहे हैं, तो आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन जरूर लगाए, प्रॉपर साइन कन्वेंशन का ध्यान रखें। ठीक है, अब मैं आपको बच्चा हमेशा एक बात बोलूंगा, इफ यू वांट टू स्कोर गुड, if you want to a good score, so please carry a one concept, not a multiple concept. अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाओगे एक साथ तो आपको कंफ्यूजन होगा। इसलिए यहाँ साइन कन्वेंशन की इस क्लास में मैं आपको एक ही साइन कन्वेंशन बताता हूँ जो आप हमेशा फॉलो करो। अगर मान लो ये कन्वर्जिंग मिरर है, ये कन्वर्जिंग मिरर, तो आप मिरर कोई भी हो, मिरर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस एक्सेस को पॉजिटिव एक्सेस मान लो, इस एक्सेस को नेगेटिव एक्सेस मान लो। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है, कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है u दूरी पर, तो हमें इस केस में हमें बोलना है भैया, इस केस में बोलना है u भी पॉजिटिव और फोकस यहीं पर होगा तो फोकस भी पॉजिटिव, ठीक है ना। लेकिन फोकस भी पॉजिटिव। अगर मान लो अगर डाइवर्जिंग मिरर होता, इस केस में कैसा होता, डाइवर्जिंग मिरर होता आपका, अगर डाइवर्जिंग मिरर की केस की बात करते हैं हम, तो बच्चा डाइवर्जिंग मिरर में आपको क्या करना है, अगर डाइवर्जिंग मिरर दिया गया है लाइक दिस, इनर सरफेस पॉलिश की गई है, अब ऑब्जेक्ट ऑब्वियस बात है यहां कहीं रखा होगा। फिर से मैं आपको वही बोलता हूं, यू इज टेकन अ पॉजिटिव इन दिस डायरेक्शन एंड नेगेटिव इन दिस डायरेक्शन। Now this is the distance is u, so u is और फोकस यहां कहीं होगा। So आप देखो तो u is taken a negative, f is taken a positive. So ऐसा अगर करते हैं ना, ऐसा अगर करते हैं तो मैं आपको बोल रहा हूं आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। कोई भी स्फेरिकल मिरर के क्वेश्चन करते हैं, हमने जो पाया है वो ये पाया है कि ज्यादातर बच्चे गलतियां कर देते हैं साइन कन्वेंशन के दौरान। क्यों? क्योंकि वो बहुत कंसेप्शन से देखते हैं, उनको दोनों ही कॉन्सेप्ट पता होता है। तो एक साइन कन्वेंशन को आप पकड़ के चलो। आप जैसे कि जानते हो कि राइट साइड को पॉजिटिव मानते हैं, लेफ्ट साइड को निगेटिव मानते हैं, तो राइट साइड को आप पॉजिटिव मान लो और लेफ्ट साइड को आप निगेटिव मान लो। अगर सब कुछ राइट साइड पे रखा है तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट साइड पे अगर सब कुछ रखा है तो सब कुछ लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव होगा। क्लियर? वतन मेरे चमन हाँ,
तो मिरर फॉर्मूला यूज करना है विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ। इसके साथ साथ आप अगला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अगर कभी बात करी जाए तो हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ जो मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर रहा है वो हम बात कर रहे हैं लैटरल मैग्निफिकेशन, इसकी बात कर रहे हैं लैटरल मैग्निफिकेशन की। तो लैटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो लैटरल मैग्निफिकेशन की हो रही है। तो लैटरल मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज इक्वल टू द, आप मॉड अगर ले लो तो मॉड ऑफ v बाई यू, मॉड ऑफ v बाई यू। आई डोंट वांट टू डिस्कस द, मतलब आप यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगाओ ही मत, बाद में लेके चलोगे तो ज्यादा अच्छा फील कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। तो ये आपको समझना है v बाई यू कैसे बनेगा। अब कई बार क्वेश्चन मिलता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मिलता है कि नेचर कैसे निकाले सर। अगर हम साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से मान रहे हैं, जो फिजिक्स में दिया गया उसके हिसाब से नहीं मानते, मैग्निफिकेशन अगर ऐसा ले रहे हैं तो नेचर कैसे फॉर्म करें। तो मैं आपको ये भी बता देता हूं भैया, नेचर ऑफ इमेज कैसे निकालो। सुनो, अगर नेचर ऑफ इमेज की बात करी गई, अगर कन्वर्जिंग मिरर, अगर कन्वर्जिंग ऐसे रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्जिंग हो, अगर रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्जिंग हो तो याद रखना इमेज हमेशा रियल, ठीक है। और अगर रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग हो तो इमेज हमेशा वर्चुअल। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो मैं एक चीज और बता रहा हूं, अगर इमेज प्रिंसिपल जिस साइड ऑब्जेक्ट है इमेज के, अगर उसी साइड इमेज बनती है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है अगर उसी साइड इमेज बनती है, सो वी कैन से दैट कि इमेज फॉर्मेशन ऑलवेज रियल। दूसरी चीज, अगर जिस साइड प्रिंसिपल एक्सेस के जिस साइड ऑब्जेक्ट है, अगर उसके अपोजिट साइड मिरर इमेज बनती है तो भी इमेज रियल। तो जरा सुनिएगा, for real image, it is always formed on the opposite side of the principal axis, opposite side of principal axis। आपने देखा प्रीवियस जितनी भी क्लासेस ली गई, इसमें देखो इमेज अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर था तो इमेज नीचे की ओर बनी, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की ओर था तो इमेज नीचे की ओर बनी, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की ओर था तो इमेज नीचे की ओर बनी, और हर जगह इमेज रियल बनी, हर जगह इमेज रियल बनी, हर जगह इमेज रियल बनी। ठीक है यार, इस केस में अगर ध्यान से देखा जाए तो जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड अपर साइड ऑब्जेक्ट है, अपर साइड ही इमेज है, तो आप देख पा रहे हो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। इस डायरेक्शन में देखो तो जिस साइड ऑब्जेक्ट है, अप साइड ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी अप साइड बन रही है, तो दिस इज द आल्सो अ वर्चुअल इमेज। तो ये भी एक तरीका है कि रियल इमेज कैसे फॉर्म अप करेंगे, कि इमेज जो है इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सेस, अपोजिट साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सेस के अपोजिट साइड अगर इमेज बने तो हम बोलेंगे जो इमेज है वो रियल होगी। लेकिन अगर अगर फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज आपको हमेशा जो इमेज है ना वो उसी साइड बनेगी जिस साइड ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है तो इमेज भी ऊपर की ओर बनेगी, ऑब्जेक्ट नीचे की ओर है तो इमेज भी नीचे की ओर बनेगी। तो यहां पर बोल सकता हूं इट इज फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सेस, इट इज फॉर्म, इमेज इज फॉर्म्ड on the same side of
principal access, okay, of object। ठीक है, चमका भैया, चमकना भी चाहिए। ठीक है, अब एक छोटा सा नोट है जो बच्चों को लग रहा होगा सर ने नहीं बताया, तो मैं बता देता हूं आपको। दिस लॉ, दिस फॉर्मूला इज ओनली, दिस फॉर्मूला is only applicable, is only applicable for, applicable for very small object। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। और सबको अच्छा लग रहा है भाई, समझ में आ रहा है, करके भी पूछा जा सकता है। चलिए, नाउ लेट अस सी द इम्पोर्टेंट थिंग्स, कि अब आपको पढ़ना क्या है। यहाँ से मैंने आपको यहाँ पर जो एक चीज सिखाई ना यार, वो दिखाई लेटरल मैग्निफिकेशन के बारे में। तो भैया लेटरल मैग्निफिकेशन होता क्या है और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है उसको देख। तो एक नया मैग्निफिकेशन है यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। मुझे लगता है तो नहीं है कि ये आपके मतलब सीईटी के पेपर में आएगा, लेकिन क्या होता है कि यार अगर एनसीईआरटी में दिया गया है ना, तो फिर आपको बताना चाहिए। मतलब मेरा पॉइंट तो ये कहता है, एनसीईआरटी का एक टॉपिक है जिसमें आपके पास, सभी के पास एनसीईआरटी, आपने देखा होगा कि कॉनकेव मिरर के सामने एक मोबाइल फोन को रखा है उसने, और उस मोबाइल फोन की इमेज जो है वो बन रही है, मोटी बनती चली गई है, चौड़ी मोटी ऐसी बनती चली गई। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं एक बार लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए। It is longitudinal magnification, it is nothing, it is the thickness, or it is the ratio of thickness of image upon thickness of object। it is the ratio of thickness of image and thickness of object। तो जरा देखो भाई, अगर एक मिरर ले लो जिसकी आउट, मान लो अगर अपन कन्वर्जिंग मिरर ले लेते हैं, कन्वर्जिंग मिरर लेंगे तो इसके आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया जाएगा, और ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सेस। अगर बच्चा ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, अब आपने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट ऐसे, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की आपकी पर्सनल थिकनेस है, ठीक है ना, जरा ध्यान से देखो, ये मान लो थिकनेस हो गई, ये ऑब्जेक्ट यू डिस्टेंस पे हो गया, थिकनेस हो गई इसकी टी ओ। तो इसकी वजह से कोई ना कोई इमेज बनी होगी, कोई ना कोई इमेज बनी होगी, जो अगर मान लो रियल इमेज बनेगी, क्या एक काम करते हैं आपके लिए, आप लोगों के लिए कंफ्यूजन नहीं रखेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि पूछ नहीं रहे हो ना कुछ भी। तो चलो ऐसे ही बनाते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट आपके केस में हमने ऊपर देखा था, आपके केस में ऊपर ऑब्जेक्ट देखा था, तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है जो इससे यू दूरी पर है, और इसकी थिकनेस है बच्चा, थिकनेस है इसकी टीओ, ठीक है ना। तो इसकी वजह से एक इमेज फॉर्म होगी, अगर इमेज रियल बनती है तो वो जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सेस की अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, भाई अपोजिट साइड बनेगी। तो ये मान लो इमेज बन गई, इस इमेज की भी कोई ना कोई थिकनेस रही होगी, तो ये इमेज बन गई, इसकी थिकनेस हो गई से टी आई, ये बना होगा किसी ना किसी वी दूरी पर, किसी ना किसी वी डिस्टेंस पर, इस लेंस का अपना फोकस। तो नाउ यूजिंग अ मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, when you want to use a mirror formula, तो this is 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। ठीक है यार, क्वेश्चन को समझने के लिए आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। अगर इसको डिफरेंशिएट कर, क्योंकि u और v कुछ भी हो सकता है, तो यू कैन डिफरेंशिएट अप्लाइंग अ डिफरेंशिएटिंग, या ऐसे लिख सकते हैं, अप्लाई डिफरेंशिएशन on both side, on both side।
तो जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे, ये 1/v है, तो 1/v का डिफरेंशिएशन होता है -1/v² इनटू v का करेंगे तो dv मिल जाएगा, u का करेंगे तो -1/u² इनटू du मिल जाएगा। दिस शुड बी इक्वल टू फोकस। फोकस कभी भी बदलता नहीं है मिरर का। फोकस मिरर के ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस पे थोड़ा ना वेरी करता है, फोकस तो वेरी करता है डायमेंशन ऑफ द मिरर पर, तो इसलिए फोकस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बराबर हो जाता है। आप देख पा रहे होगे द dv अपॉन v² इज इक्वल टू माइनस du अपॉन u²। द dv by du is equal to minus v² upon u²। dv is what? It is the dv is what? dv is the very small thickness of this object, ठीक है, और du भी यही हुआ। तो आप देखो तो dv को बोल सकते हैं थिकनेस ऑफ इमेज और du को बोल सकते हैं थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड माइनस v² अपॉन u²। अगर मॉड में लेते हैं, मॉड में हम लेते हैं तो ये पता चल जाएगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज नथिंग, इट इज v² अपॉन u²। तो भैया बहुत आसानी से हमें एक बात समझ में आ गई, क्या कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो है वो स्क्वायर ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन। तो longitudinal magnification is nothing, it is the square of lateral magnification। मतलब if you want to calculate the image thickness, then use a simple longitudinal magnification formula। If you want to calculate the height of the image, then use the simple lateral magnification formula। तो height of thickness of image, thickness of, या ऐसे करके लिख सकते हैं, एक पॉइंट है नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है? द longitudinal magnification is the square of lateral magnification। The longitudinal magnification is the square of lateral magnification, and image width या image thickness is equal to m square times image object thickness। तो बड़ा आसान है यार, बहुत आसान। क्या अगर हाइट के लिए बोल रहे हैं तो सिर्फ m से मल्टीप्लाई करो, और अगर विड्थ के लिए बोल रहे हैं तो m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। अच्छा अब देखो, अगर आप किसी अच्छे कंपटीशन में बैठे हो ना, अच्छे कंपटीशन की बात करें तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? तो दिस फॉर्मूला इज ओनली applicable for very small size, very small size। इसीलिए तो बेटा एनसीईआरटी में मोबाइल फोन को जब रखा गया है ना, अगर किसी के पास एनसीईआरटी आप लोग तो प्लीज उसको ओपन करके देखिए, आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी में यहाँ पर मोबाइल फोन रखा गया था, ऐसे करके एक मोबाइल फोन रखा गया अच्छे से, और उस मोबाइल फोन की जो इमेज है ना, उस मोबाइल फोन, ये एक ऐसे मोबाइल फोन रखा उन्होंने, और इस मोबाइल फोन की इमेज जो है वो कुछ ऐसी बनी, मैं बताता हूं, ऐसे ऐसे। इस तरीके की एक इमेज फॉर्म हुई। क्यों फॉर्म हुई है? क्योंकि आप देखो ना यार, जो इमेज है ना, जो इमेज है, जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी अच्छे से, तो इसको ऊपर ले लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसी इसलिए बनी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट छोटा नहीं था, दिस इज अ वेरी लॉन्ग ऑब्जेक्ट। मोबाइल फोन होता है ना 6 इंच का होता है, कम से कम 6.5 6 आजकल तो 6 इंचेस से कम कोई आते ही नहीं।
तो उसकी जो इमेजेस बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं होगा। यहाँ पर ये ए बी ऐसे नाम लिखने पड़ेंगे, ये लिखना पड़ेगा ए, फिर ये लिखना पड़ेगा बी, ऐसे आप नाम लिखोगे, यहाँ लिखोगे ए बी, इसकी इमेज बनाओगे ए प्राइम बी प्राइम, है ना। अगर ये दूरी यू होगी तो ये भी यू हुई है, तो यू जो रही होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर रही होगी। क्यों? क्योंकि ये ए बी ही उतनी दूरी पे बन रहा है जहां ए प्राइम बी प्राइम बन रहा है। लेकिन अगर ये सी डी की बात करेंगे तो सी डी यहां बन रहा है, तो सी प्राइम डी प्राइम यहाँ बन रहा है। तो ये दूरी अगर यू प्राइम होगी तो ये होगी आपके पास वी प्राइम, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से आप विड्थ ऑफ इमेज बता सकते हो, दिस इज वी प्राइम माइनस। तो ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका होमवर्क बनता है कि आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़िए और देखिए कि आपको ये मिलता है या नहीं मिलता। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट portion of this question, this topic. Finally, हम सब स्फेरिकल मिरर के बारे में समझ चुके हैं। हमने इमेज फॉर्मेशन भी निकाल लिया, हमने उसके फॉर्मूले को यूज करना भी देख लिया, और इमेज का नेचर भी कैलकुलेट कर लिया, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल मैग्निफिकेशन के बारे में भी देख लिया। अब हमें थोड़ी सी काम करनी चाहिए, जैसा कि हमने किया था प्लेन मिरर के केस में, ऑब्जेक्ट को मूव कराया। वैसे यहां पर भी ऑब्जेक्ट हमारा मूव करेगा और स्फेरिकल मिरर रुका रहेगा। तो आप देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, ओके। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ स्फेरिकल मिरर, केस फर्स्ट ले लेते हैं। Case first, when object is moving perpendicular to the optic axis या principal axis, and mirror is at rest, चलिए भाई, तो बना लेते। ये जैसे कि आपके केस में क्या हो रहा है, आपके केस में क्या हो रहा है कि ये यार मान लो भैया, यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। इस कॉनकेव मिरर का ये अपना प्रिंसिपल एक्सेस है। अब इस बार क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मिरर जो है ना वो रुका हुआ है, मिरर जो है वो रुका हुआ है, मिरर रुका हुआ है, मिरर इज एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग। एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर की ओर मूव कर रहा है यू स्पीड से, ऊपर या नीचे कहीं भी मूव कर सकता है। तो मान लो ये इस तरीके से v नॉट स्पीड से मूव कर, तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो मान लो इमेज कहाँ मूव करेगी, इमेज यहाँ कहीं मूव कर रही होगी, मान लेते हैं ऐसे v स्पीड से। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी ये कैसी होगी, तो आप देखो, तो वी यूज अ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, क्योंकि किसी भी जनरल इंस्टेंट पर, किसी भी मान लो 1 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर चलेगा, अगर v नॉट मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 1 सेकंड में ये v नॉट मीटर की दूरी ट्रेवल करेगा, ये 1 सेकंड में vi मीटर की दूरी ट्रेवल करेगी। तो ओवरऑल फॉर 1 सेकंड the height of image from the mirror, the height of object for 1 second, height of object from mirror, from principal axis of the mirror, आप देखोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगी, HO इज इक्वल टू VU, और and height of image from principal axis of mirror
is hi is equal to vi. तो अगर ये दूरी मान लो u है तो ये तो बड़ी आसानी से आप v बता ही लोगे, है ना, यूजिंग अ मिरर फॉर्मूला। और नाउ जब आपने मिरर फॉर्मूला यूज कर लिया, सब कुछ यूज कर लिया, तो आप बता सकते हो कि सर मैग्निफिकेशन जो होगा, इसका लेटरल मैग्निफिकेशन होगा वो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू v बाई u। तो सर हाइट ऑफ इमेज जो है वो vi है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट vo है, दिस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आ जाता है वो m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर, ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हो, इफ द मिरर इज एट रेस्ट देन if the mirror is at rest and the object is moving perpendicular to the principal axis, then velocity of image is nothing, it is equal to the m times velocity of object. I think it is clear. Now let us see the case number 2. Case number 2 is when object is moving parallel to the principal axis, and again the mirror is at rest, mirror is at rest. So भैया फिर से देखते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो ये भैया मान लो मिरर आपकी खड़ागट है ना, और ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है, थोड़ी बड़ी कर लो। ओके ओके, अब की बार ऑब्जेक्ट ए ऐसे रखा है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है इस बार, मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर, इधर किधर भी लेके जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इमेज यहाँ कहीं बनेगी, तो इमेज इस डायरेक्शन, अगर ये ऑब्जेक्ट फोकस से दूर जा रही है, मिरर से दूर जा रहा है, तो इमेज होगी वो मिरर की ओर जा रही हो, ये तो हम लॉजिकली जानते ही अच्छे से। ये हो गया फोकस। अगेन अब बात करूं तो यहां पर क्या यूज करना चाहिए, तो 1 सेकंड में वो कितनी दूरी ट्रेवल कर लेगा, इट्स अ v0 मीटर, और इसकी कितनी हो जाएगी vi में दूरी हो जाएगी। तो अगर बहुत छोटा सेकंड ले लो, मान लो वो 0.000000001 सेकंड, तो बहुत स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दिस इज v0 अपॉन 0.0000001 सेकंड। तो यही बात, मेरी बात समझने वाली बात ये है कि अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या यूज करना चाहिए, हमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए। सो यहाँ पर हम यूज करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। सो हम लिखेंगे द वेलोसिटी ऑफ इमेज इज नथिंग, इट इज द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, आपको पूरा ड्राइव करके भी दिखा सकता हूं मैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आप देख लो अच्छा थोड़ा सा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। अगर ये दूरी मैं x मानू, ये दूरी x मानू, ये दूरी मैं y मान लेता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, दिस इज dx/dt, है ना। और वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, दिस इज dy/dt, बट इट इज नेगेटिव, y धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x प्लस 1/vu इज इक्वल टू 1/f। डिफरेंशिएट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस du अपॉन u स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप देखो dx बाई dt, सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको, आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx/dt माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर इंटू du/dt, दिस शुड बी इक्वल टू 0। फोकस तो समय, अब ये dx/dt किसके बराबर हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। सो y स्क्वायर over x square is nothing into v0
इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। आप देख पा रहे होगे वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर ऑलवेज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि द वी स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आ जाती है वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो बड़ी आसानी से बता सकते हो विद वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। नोट पॉइंट क्या है बच्चा, नोट पॉइंट क्या है, दिस वेलोसिटी, the velocity of image is, मतलब ये जो velocity of image है, this velocity of image this velocity of image is the mirror reference frame। मतलब ये मिरर रेफरेंस फ्रेम के की वेलोसिटी ऑफ इमेज है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। इस केस में मिरर रुका हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर मिरर ने चलना चालू कर दिया तो सब कुछ बदल जाए। ठीक है ना, अब वो कैसे बदलेगा, तो अभी हम बात करेंगे, सिर्फ अब ऑब्जेक्ट को रोकेंगे और इमेज को, मिरर को भगाएंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रोकेंगे और इस बार मिरर को भगाएंगे। तो एक केस और देख लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट is at rest and mirror is moving तो बस कुछ करना नहीं है, देखो कितना आसान हो गया, कितना आसान। ये भैया मिरर है, अब ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, अपने परपेंडिकुलर भी मूव कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट दोनों के लिए वही अप्लाई है। और ये कोई ऑब्जेक्ट, अगर मैं आपसे बोलूं ये मिरर ऐसे जा वीएम स्पीड से, तो मेरे को बताओ ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ इस केस में, तो अब मेरे को आप खुद बताओ कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो आती है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to mirror, तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो अगर मिरर ऑब्जेक्ट को देखेगा तो वो अपनी सारी स्पीड किसको दे देगा, किसको दे देगा, मिरर को दे देगा। तो मिरर कैसा नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा, वीएम स्पीड से आता हूं, वीएम स्पीड से टूवर्ड्स द मिरर, टूवर्ड्स द मिरर। कहने का मतलब है जब ये एक बंदा अगर तुमने यहां पे ढाल दिया तो ये अगर इसको देखेगा तो इधर की तरफ आता हुआ देखेगा, फिर भैया ये दूरी यू रही होगी किसी इंस्टेंट पे। खट से वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। नाउ ये जो वैल्यू निकालेंगे ये निकलेगी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, दैट इज कॉल्ड जो भी एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। भैया यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। अब भैया हम फॉर्मूला लगा देंगे, वी आई एम बराबर वी आई माइनस वी एम। अगर एक सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में तो घटा दो, वी आई सेम डायरेक्शन, तो क्या करो घटा दो, वी आई एम इज इक्वल टू वी आई माइनस वी एम। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो जोड़ दो, अपोजिट डायरेक्शन में तो वी आई एम बराबर वी आई प्लस वी एम।
तो आपको मैं सही बताऊं तो बातों बातों में अगर जिन बच्चों को समझ में आया उनको बातों बातों में आप देखो तो इतने बड़े कॉन्सेप्ट को आप डील कर ले गए कि आपको पता ही नहीं चला। ठीक है ना? तो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हुई है तो पूछ सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट, सुनिए, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है तो ये स्पीड, मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई करना है। लेटरल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई करना है। और अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मिरर मूव कर रहा है, तो मिरर क्या करेगा, तुरंत रुक जाएगा और अपनी सारी स्पीड किसको दे देगा, ऑब्जेक्ट को दे देगा और ऑब्जेक्ट चलना चालू कर देगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट चलना चालू कर देगा तो हम पहले यही लॉजिक यहाँ देखे लिखा है नोट पॉइंट की, जो भी पढ़ाया गया वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, रेफरेंस, मिरर रेफरेंस फ्रेम में। तो मिरर रेफरेंस फ्रेम के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, यहां से ये निकाल लिया, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ इन दोनों फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले को यूज करके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी निकल सकता है। बोलो चमका भैया।